जीवन को उसके सभी स्तरों पर दो भांति देखा जा सकता है। दो पहलू हैं जीवन के। एक उसका पौद्गलिक मटेरियल पदार्थगत पहलू है, दूसरा उसका आत्मगत स्पिरिचुअल पहलू है। यौन को भी दो दिशाओं से देखना आवश्यक है। एक तो यौन का जैविक बायोलॉजिकल पहलू है, पौद्गलिक पदार्थगत शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर के अणुओं से जुड़ा हुआ। दूसरा यौन का शक्तिगत आत्मिक पहलू है, मन से चेतना से जुड़ा हुआ। इसलिए दो शब्दों को पहले समझ लें। एक तो जैविक ऊर्जा जो मनुष्य के जीवन कोष्ठों से संबंधित है, जिनके द्वारा शरीर व्यक्ति को शरीर उपलब्ध होता है। ये जो जीव कोष्ठ हैं, ये जो सेल्स हैं, ये शरीर के ही हिस्से हैं। जैविक बायोलॉजिकल हिस्सा हम सब की आँखों में प्रत्यक्ष है, जिसे हम वीर्य कहें, यौन ऊर्जा कहें या कोई और नाम दें। लेकिन एक और पहलू भी इसके पीछे जुड़ा है जो आत्मगत है, शक्तिगत है। उसे मैं काम ऊर्जा या आत्म ऊर्जा या जो भी हम नाम देना चाहें दे सकते हैं। जैसे कि एक लोहे का चुंबक होता है, एक तो लोहे का टुकड़ा होता है जो साफ दिखाई पड़ता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके चारों तरफ जो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम आसपास लोहे के टुकड़े रखें तो वह जो मैग्नेटिक शक्ति है चुंबक की, उसे खींच लेती है। एक क्षेत्र है जिसके भीतर वह शक्ति काम करती है। यह लोहे का टुकड़ा कल हो सकता है अपनी चुंबकीय शक्ति खो दे, तो भी लोहे का टुकड़ा रहेगा। उस लोहे के टुकड़े के वजन में अंतर नहीं पड़ेगा, उस लोहे के टुकड़े के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसकी रचना और बनावट में भी कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मौलिक अंतर हो जाएगा। मैग्नेटिक उसमें से मर्ज गया है, उसमें से चुंबक जा चुका है। यह उदाहरण के लिए मैंने कहा। आत्मा एक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा के केवल प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, जैसे चुंबक के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। यह ज़मीन है, यह दिखाई पड़ रही है, लेकिन ज़मीन पूरे वक्त हमें खींचे हुए है, वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह ज़मीन हमें छोड़ दे तो हम एक क्षण भी इस ज़मीन पर नहीं रह सकेंगे। अंतरिक्ष में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए अंतरिक्ष की यात्रा में जो सबसे ज़्यादा कठिन बात है वह यही है कि जैसे ही 200 मील ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर उनका यान ऊपर जाता है, वैसे ही ज़मीन की चुंबकीय शक्ति विदा हो जाती है। तब फिर वे हवा के गुब्बारों की तरह अपने यान में भटक सकते हैं। अगर उनकी पट्टियाँ छोड़ दी जाएं उनकी कुर्सी से, तो जैसे गैस भरा हुआ गुब्बारा मकान की छत को छूने लगे, ऐसे ही वे भी यान की छत को छूने लगेंगे। यह ज़मीन हमें खींचे हुए है, लेकिन उसका हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वह दिखाई पड़ने वाली बात नहीं है। जो दिखाई पड़ती है वह ज़मीन है, जो नहीं दिखाई पड़ता है वह उसका ग्रेविटेशन है। जो दिखाई पड़ता है वह शरीर है, वह जो नहीं दिखाई पड़ता है वह मनस और आत्मा है। ठीक ऐसे ही काम के साथ, यौन के साथ दो पहलुओं को समझ लेना ज़रूरी है। जो दिखाई पड़ती हैं वे जैविक कोष्ठ हैं, जो नहीं दिखाई पड़ता है वह काम ऊर्जा है। इस सत्य को ठीक से ना समझने से आगे बातें फैलाकर देखनी कठिन हो जाती हैं। इस देश में काम ऊर्जा पर बड़े प्रयोग हुए हैं। इस देश में 5000 वर्ष का लंबा इतिहास है, शायद उससे भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो इस बात की खबर देती हैं कि योग की धारणा तब तक विकसित हो चुकी होगी। हड़प्पा की मूर्तियाँ कोई 7000 साल पुरानी हैं। 7000 साल के लंबे इतिहास में इस मुल्क ने काम ऊर्जा पर, सेक्स एनर्जी पर बहुत अनूठे प्रयोग किए हैं, लेकिन उनको समझने में भूल हो जाती है, क्योंकि काम ऊर्जा से हम जीव ऊर्जा, बायोलॉजिकल अर्थ लेकर कठिनाई में पड़ जाते हैं। इस देश के योगियों ने कहा है कि काम ऊर्जा, सेक्स एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन कर सकती है। वैज्ञानिक कहता है हम शरीर में काट कर भी देख लेते हैं योगी के, लेकिन उसके वीर्य कण तो वहीं पड़े रहते हैं, उसी जगह जहां साधारण आदमी के शरीर में पड़े होते हैं। वीर्य ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, वीर्य ऊपर चढ़ता भी नहीं है, चढ़ भी नहीं सकता, लेकिन जिस काम ऊर्जा के चढ़ने की बात की है उसे समझ नहीं पाए। वीर्य कणों की वह बात नहीं है। वीर्य कणों के साथ एक और ऊर्जा जुड़ी हुई है,
जो दिखाई नहीं पड़ती है, वह ऊर्जा ऊपर ऊर्ध्वगमन कर सकती है। और जब कोई व्यक्ति यौन संबंध से गुजरता है तो उसके जैविक परमाणु तो उसके शरीर को छोड़ते ही हैं, साथ ही उसकी काम ऊर्जा, उसकी सेक्स एनर्जी भी उसके शरीर से बाहर जाती है। वह सेक्स एनर्जी आकाश में खो जाती है और यौन कण नए व्यक्ति को जन्म देने की यात्रा पर निकल जाते हैं। संभोग के क्षण में दो घटनाएं घटती हैं, एक जैविक और एक साइकिक। एक तो जीव शास्त्रीय दृष्टि से घटना घटती है, जैसा कि बायोलॉजिस्ट अध्ययन कर रहा है। वह वीर्य कण का स्खलन है। वह वीर्य कण का यात्रा पर निकलना है अपने विरोधी कणों की खोज में, जिससे कि नए जीवन को वह जन्म दे पाए। और एक दूसरी घटना है जिसकी योग खोज करता है, वह दूसरी घटना है। इस कृत्य के साथ ही मनस की शक्ति भी स्खलित होती है, वह तो सिर्फ शून्य में खो जाती है। इस मनस शक्ति को ऊपर ले जाने के उपाय हैं। और जब वीर्य के ऊर्ध्वगमन की बात कही जाती है तो कोई शरीर शास्त्री, कोई डॉक्टर भूलकर यह ना समझे कि वह वीर्य की या वीर्य कणों के ऊपर ले जाने की बात है। वीर्य कण ऊपर नहीं जा सकते, उनके लिए कोई मार्ग नहीं है शरीर में ऊपर। सहस्त्रार तक तथा मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए कोई उपाय नहीं है उनके पास। जो चीज़ जाती है वह है ऊर्जा, वह मैग्नेटिक फोर्स है जो ऊपर की तरफ जाती है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसके ही नीचे जाने पर वीर्य कण भी सक्रिय होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, लड़की जब पैदा होती है, तब वे अपने यौन संस्थान को पूरा का पूरा लेकर पैदा होते हैं। स्त्री तो अपने जीवन में जितने रजकणों का उपयोग करेगी उन सब को लेकर ही पैदा होती है। फिर कोई नया रजकण पैदा नहीं होता। कोई 3 लाख छोटे अंडों को लेकर स्त्री पैदा हुई होती है, बच्ची पैदा ही होती है। एक दिन की बच्ची के पास भी 3 लाख अंडों की सामग्री मौजूद होती है। इसमें से ज़्यादा 200 अंडे